Yes, good morning, students. Welcome to your SST class. And today I am covering the next topic of your chapter 3 of history, that is nationalism in India. Till today, I explain you about the non-cooperation movement and also that why Gandhi ji take back the civil disobedience, non-cooperation movement. उन्होंने non-cooperation movement को किस तरह से वापस लिया और why. And under this topic I explain you two reasons yesterday. One, that Gandhiji thought that there is training was required for a mass struggle. Still people are not ready to face a mass struggle. और secondly मैंने आपको बताया था that some Indian leaders are Congress leaders want to participate into the legislative councils elections. ये मैंने आपको कल बता दिया था. ठीक है. Now move to the next topic. I am here. Against this background, the new Troy government in Britain constituted a statutory commission under Sir John Simon. Exactly बेटा देखिए कि सर जॉन साइमन का ये ट्रॉय गवर्नमेंट, ये ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट थी उसका नाम है, शायद आई थिंक दिस इज़ द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटेन. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूटेड ए स्टैचुरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन. एग्जैक्टली क्या हुआ था कि उन्होंने एक कमीशन सेटअप किया इंडिया में जो इतना सारा स्ट्रगल हो रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए और लोगों को एक तरह से थोड़ा सा ये कहते हैं ना कि लालच तो नहीं कह सकते, बट ये है कि उनको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक आइडिया दिया कि हम एक कमीशन भेज रहे हैं और वो भारत में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं उसको लुक आफ्टर करेगा और आप जो कहेंगे उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस लेकर आएगा. ठीक है. अब सर जॉन साइमन कमीशन का एक कमीशन जो है वो भारत में आया टू लुक आफ्टर द चेंजेस दैट वाज हैपन इन इंडिया आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. एग्जैक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की पास किया था 1919. तो जो सर जॉन साइमन का जो कमीशन था वो इन्हीं चेंजेस को लुक आफ्टर करने के लिए इंडिया आ रहा था और इंडिया के उनके अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स वो भारत के वेल बीइंग के लिए आ रहा है. वो भारत को के लोगों को सुनने के लिए आ रहा है. ठीक है. नाउ सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट. अब उसको सेटअप किया गया कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है उनको कम किया जा सके. द कमीशन वॉज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट द चेंजेस. वो इन सबको देखेगा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को और चेंजेस सजेस्ट करेगा. बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि देखो उन्होंने कहा, ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि जो सर जॉन साइमन का कमीशन है वो भारत की भलाई के लिए, भारत के वेलफेयर के लिए वर्क करेगा. बट इस कमीशन में 7 मेंबर थे और उन 7 मेंबर्स में से एक भी मेंबर भारतीय नहीं था. What the Indian said that if the commission is for the well-being of Indians, then why the Indians are not here? Why the Indian member is not the part of Simon Commission? Exactly क्या था मीनिंग कि साइमन कमीशन कि अगर वो भारत की वेलबींग के लिए वाकई ही भारत की वेलबींग के लिए आ रहा है तो भारत का वेलबींग तो भारतीय ही समझेंगे ना. तो भारतीयों को समझाने के लिए, भारतीयों के वेलबींग को सोचने के लिए कम से कम एक मेंबर तो उसमें भारतीय होना चाहिए ताकि वो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके. ठीक है. बट उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था. दे वर ऑल ब्रिटिशर्स. सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे. अब क्या हुआ? साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928. साइमन कमीशन जो था वो 1928 में आ गया. इट वॉज ग्रेटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन. ग्रेटेड मतलब इसका जो वेलकम है वो गो बैक साइमन के नारों से किया गया. वाई? बिकॉज भारतीय नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पर आकर, उनको पता था कि उसने क्या करना है, वो ब्रिटिशर्स की ही बात को मानेगा. क्यों? क्योंकि ऑल द ब्रिटिशर्स आर देयर. ठीक है. इट वॉज ग्रेटेड विद द
slogan "Go Back Simon." All parties including the Congress and the Muslim League participated in the demonstration. सभी parties ने इसके against demonstration किया. In an effort to win them over, the Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 a vague offer of dominant status for India in an unspecified future and a roundtable conference to discuss a future constitution. अब इस टॉपिक को ज़रा ध्यान से आप समझोगे. देखो, साइमन कमीशन आया था भारत में भारतीयों को लुक आफ्टर करने के लिए इन द ईयर 1928 अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन साइमन. सर जॉन साइमन के नाम पर ही इसका नाम साइमन कमीशन रखा गया. बट दिस कमीशन वॉज बायकॉटेड बाय द इंडियंस बिकॉज देयर वॉज नो इंडियन मेंबर. And Indians said if the Indians are not among this commission, then how they thought about the well-being of India. Okay, so they boycott this and they said they go back Simon go back. Exactly यहाँ पर लिखा नहीं गया, बट स्लोगन के साथ साथ काले झंडों के साथ उसका स्वागत किया गया था. ठीक है. अब जब ये विरोध देखा गया तो जो इस समय वॉइसरॉय थे इंडिया के लॉर्ड इरविन, उन्होंने एक डोमिनेंट स्टेटस का एक ऑफ़र जो है वो भारतीयों को दे दिया. अब डोमिनेंट स्टेटस क्या था? इसके अकॉर्डिंग जो भारतीय थे उनको भारतीयों के स्टेट्स में भारतीयों को कुछ जो परसेंटेज है वो लीडरशिप की दी जाएगी और भारतीयों की बात को सुना जाएगा और उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी इंटरफेरेंस जो भारतीय हैं वो कर पाएंगे. ये कहा गया था डोमिनेंट स्टेटस में फॉर इंडिया इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर. और इसमें ये कह दिया गया फ्री नहीं कर, क्योंकि इंडियंस की डिमांड क्या थी कि हमें फ्री कर दिया जाए, पर वो फ्री नहीं कर रहे थे. वो कह रहे थे चलो डोमिनेंट स्टेटस दे दिया और बी लेट अस सी क्या होगा फ्यूचर के बारे में. ठीक है. एंड ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन. और उन्होंने ये कहा कि हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे इन इंग्लैंड. ठीक है, ताकि हम भारत के लिए एक फ्यूचर में एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें, भारत के लिए एक संविधान रचा जा सके. ठीक है. यहाँ पर भी लालच दिया गया था इंडियंस को कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, डोमिनेंट स्टेटस आपको दे दिए गए हैं और आपके लिए एक फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम फ्रेम करने के लिए रेडी. नाउ दिस डिड नॉट सेटिस्फाइड द कांग्रेस लीडर्स. अब ये चीज़ें जो कांग्रेस लीडर्स को सेटिस्फाइड नहीं कर पाई. रेडिकल्स in the Congress led by Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose become more assertive, and liberals and moderates who were proposing a constitutional system within the framework of British domain gradually lost their influence. अब यहाँ पर रेडिकल्स कौन थे, पहले तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है. क्लास 8th में आपने 2 टाइप ऑफ लीडर्स पढ़े थे इसी चैप्टर में, कॉन्स्टिट्यूशन वाले इंडियन इंडिपेंडेंस वाले में. दैट वाज रेडिकल्स एंड मॉडरेट. रेडिकल्स वो थे जो लड़ाई झगड़े से विद द हेल्प ऑफ वायलेंस और विद द हेल्प ऑफ वाइल गोइंग विद अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स अपनी बात को मनवाने में विश्वास रखते थे. और मॉडरेट क्या कहते थे कि ब्रिटिशर्स के साथ रहकर हम काम कर सकते हैं, हम ब्रिटिशर्स के साथ रहकर काम करने के लिए तैयार हैं. ठीक है. और वो कुछ डिमांड्स रखते थे कि ब्रिटिशर्स हमारी डिमांड्स को पूरा करें और हम उनके साथ काम करने के लिए रेडी हैं. वो थे मॉडरेट्स जो आराम से ब्रिटिशर्स के साथ काम करना चाहते थे, और रेडिकल्स उनके साथ काम नहीं करना चाह रहे थे. ठीक है. अब जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिस्कस की गई, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड किया गया, भारतीयों को एक डोमिनेंट स्टेटस दे दिया गया, बट कांग्रेस इससे सेटिस्फाइड नहीं हुई. और जो रेडिकल लीडर्स थे लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये क्या कह रहे थे, अभी भी ये कह रहे थे कि हमें
हम इनसे सेटिस्फाइड नहीं है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें स्वराज चाहिए. Become more assertive and liberals and moderates who were proposing a constitutional system within the framework of British dominance gradually lost their influence. ठीक है, अब वो अपना प्रभाव जो है रेडिकल लीडर्स, लिबरल्स और मॉडरेट्स तो काम रेडिकल लीडर्स का प्रभाव बढ़ गया था और लिबरेट जो थे वो अपना डोमेन कम करते जा रहे थे, क्योंकि वो रेडी हो रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ, बट जो रेडिकल्स थे वो रेडी नहीं हो रहे थे. उन्हें ये डोमिनेंट स्टेटस पसंद नहीं था, उन्हें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं करनी थी. ठीक है. नाउ इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस फ्रेम द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया. अब जवाहरलाल नेहरू रेडिकल्स थे, वो डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहते थे. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 1929 में एक अलग से अपनी एक सभा बुलाई और वहाँ पर पूर्ण स्वराज की डिमांड रख दी ब्रिटिशर्स के सामने. ठीक है, देखो इस सभा को बहुत बड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बहुत वैल्यू है इस सभा की. इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में एक सभा बुलाई गई, लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ. 1929 का लाहौर कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ, लाहौर में. ठीक है, डिमांड क्या थी, पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस, नो इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिशर्स. एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट, और ये डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम फुल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे. दिस इज़ द रीज़न, डेट ध्यान रखो 26 जनवरी. यही कारण है कि हमने अपना संविधान 26 जनवरी को लागू किया था, जबकि हमारा संविधान पहले बनकर तैयार हो गया था. बट वी आर वेटिंग फॉर द 2-3 months, वी आर वेटिंग दिस डेट. हमने 26 जनवरी की वेट की थी कि उस दिन हम फुल इंडिपेंडेंस हमने सेलिब्रेट किया था, तो हम अपना संविधान भी उसी दिन लागू करेंगे. ठीक है, ये इसकी हिस्टोरिकल जो वैल्यू है. और पूर्ण स्वराज की डिमांड किसने रखी थी, जवाहरलाल नेहरू ने. उन्होंने क्या कहा था, हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, हम ब्रिटिशर के साथ काम नहीं करेंगे. ठीक है, वी नीड फुल इंडिपेंडेंस. और इसके बाद 26 जनवरी को हर साल इंडिपेंडेंस डे मनाया जाने लगा. वर टू टेक ए प्लेज टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस. और वहाँ पर रावी नदी के तट पर हुआ था ये सब कुछ, लाहौर में. वहाँ पर ये प्लेज लिया गया कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करेंगे. 1929-1930 में ये डिसाइड हो गया था. But the celebration attracted very little attention. So Mahatma Gandhi had to find a way to relate this abstract idea of freedom to more concentrate issue of everyday life. अब महात्मा गांधी, बट वो कह रहा है कि ये जो सेलिब्रेशंस थी वो इतने लार्ज स्केल पर नहीं हुई थी जितनी होनी चाहिए थी. उतने लोगों को अट्रैक्ट नहीं किया उसने जितना होना चाहिए था. तो महात्मा गांधी कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे जिससे कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकें इसमें, इस सत्याग्रह में, इस लड़ाई में. ठीक है, तो अब वो कोई ऐसा इशू ढूंढ रहे थे जो कि एवरीडे डेली रूटीन से रिलेटेड हो. अब वो डेली रूटीन से रिलेटेड इशू क्या था, द इशू इज़ सॉल्ट मार्च, द सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट. सॉल्ट मार्च क्या था एग्जैक्टली? सॉल्ट मार्च is the starting of the civil disobedience movement. With the by the breaking of the salt law, Gandhi ji started civil disobedience movement. ठीक है, तो ये तो था. अभी तक मैंने आपको बताया that गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों वापस ली उन्होंने, और इसके साथ साथ हमने क्या सीखा था, क्या पढ़ा था, दैट इज़ साइमन कमीशन क्यों भारत आया, क्या उसकी एम थे और क्यों भारतीयों ने उसको पसंद नहीं किया और क्यों उसको वापस भेज दिया. ठीक है, उसके बाद आई टोल्ड यू अबाउट द कांग्रेस सेशन ऑफ लाहौर कांग्रेस सेशन इन दिसंबर 1929. अभी तक हमने ये 2 टॉपिक जो हैं आज के वीडियो में डिस्कस किए हैं. नाउ द सॉल्ट मार्च. गांधी जी
found in a salt a powerful symbol that could unite the nation on 31st January 1930. अब गांधी जी को सॉल्ट एक पावरफुल सिंबल लग रहा था, नमक, जो कि यूनाइट कर सकता था होल नेशन को, पूरे भारत को। क्यों? क्योंकि गांधी जी के अकॉर्डिंग क्या बच्चे, नमक सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे सभी के फूड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी नमक खाता है, अगर उसको खाने के लिए कुछ और ना मिले, कोई सब्जी ना मिले, तो भी वो नमक के साथ रोटी खा सकता है। तो सॉल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड it was the thing that can unite the whole nation according to Gandhi ji. On 31st January 1930 he sent a letter to Viceroy Irvin by demanding 11 demands. गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन को कुछ 11 डिमांड्स भेजी। इन डिमांड्स में बहुत सारी डिमांड्स थी, बट कुछ डिमांड, सम ऑफ दीज वर ऑफ जर्नल इंटरेस्ट, अदर्स वर स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस। कुछ तो जर्नल इंटरेस्ट थे, नॉर्मल बातें थी, और कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स थी जो डिफरेंट क्लास के लोगों से रिलेट कर रही थी। फॉर एग्जांपल फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम टू पीजेंट्स, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर किसानों तक की डिमांड्स थी कि इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाह रहे हैं, किसान क्या चाह रहे हैं, ठीक है। बट द आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड वाइड रेंजिंग that all classes within Indian society could identify with them, everyone could be brought together in a united campaign. अब देखिए गांधी जी का एग्जैक्टली क्या आइडिया था इस बात को लेकर कि उन्होंने जो 11 डिमांड्स में सभी को क्यों रखा। देखो यहाँ पर हमारे पास डिमांड्स मेंशन नहीं है, क्या डिमांड्स थी, बस उन्होंने 11 डिमांड्स रखी ब्रिटिशर्स के सामने, और वो डिमांड्स कुछ तो जनरल आम बातें थी और कुछ डिमांड्स स्पेसिफिक क्लास के लोगों से रिलेट करती थी, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट से, पीजेंट से। और उन्होंने वो डिमांड्स क्यों रखी, क्योंकि ताकि उनको ये लगता था कि हर सोसाइटी अपने आप को ये सोचे कि हम उनके साथ हैं और हम उनके लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ब्राउट टुगेदर इन ए यूनाइटेड कैंपेन, और सभी को इकट्ठा लेके आना चाह रहे थे। द मोस्ट स्टीरिंग ऑफ ऑल वॉज द डिमांड ऑफ एबॉलिशन द सॉल्ट टैक्स, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड थी कि वो देखो ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगा रखे थे भारतीयों के बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, तो वो ये मान रहे थे कि जो टैक्स सॉल्ट के, नमक के ऊपर एटलीस्ट जो टैक्स है वो एबॉलिश कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। क्यों ख़त्म कर दिया जाए? क्योंकि नमक सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे नेसेसरी चीज़ है। एंड सॉल्ट समथिंग कंज्यूम्ड बाय रिच एंड द पुअर अलाइक, एंड इट वॉज ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ फूड, और ये फूड की बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। The tax on salt and government monopoly over its production. टैक्स ओवर हो जाएगा और गवर्नमेंट की मोनोपोली भी ओवर हो जाएगी इसकी प्रोडक्शन के ऊपर। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड रिवेल्ड द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल, और गांधी जी ने ये कहा कि टैक्स जो हम सॉल्ट पर ले रहे हैं, आप जो सॉल्ट पर, नमक पर टैक्स ले रहे हो, वो आप अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए ले रहे हो, और ये ब्रिटिश रूल का सबसे ऑप्रेसिव मेथड है, ये गांधी जी ने कहा था। बट लेटर के बाद भी इरविन वॉज नॉट रेडी टू फुलफिल एनी डिमांड, लेटर के बाद भी उसने कोई डिमांड फुलफिल नहीं की गांधी जी की। महात्मा गांधी लेटर वॉज इन अ वे एंड अल्टीमेटम डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च। 11 मार्च डेट दी हुई थी गांधी जी ने उनको कि आप इनको फुलफिल करिए विद द टाइम, बट 11 मार्च तक उनमें कोई भी डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया। द लेटर स्टेटस कांग्रेस वुड लॉन्च ए सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन, और इस वजह से गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्ट कैसे किया? इरविन जो था अनविलिंग टू नेगोशिएट, वो कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा था, वो कोई भी डिमांड पूरी नहीं करना चाह रहा था, ठीक है। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड टू सॉल्ट मार्च कैंपेन बाय 78 ऑफ हिज
ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। तो गांधी जी ने क्या किया, साबरमती आश्रम से दांडी तक सॉल्ट मार्च किया। सॉल्ट मार्च का मतलब नहीं है कि नमक के साथ मार्च किया, नो, उन्होंने अपने कुछ लोगों को साथ लिया और मार्च स्टार्ट किया और दांडी पहुंचकर 24 डेज़ की ये उनकी यात्रा थी, 240 माइल्स की, ठीक है। और इस यात्रा में बहुत हज़ारों लोग उनके साथ जुड़ते गए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर देयर। एंड जब वो 6 अप्रैल को वहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे, दांडी पहुंचकर उन्होंने अपने हाथों से नमक बनाया बिना कोई टैक्स दिए, और इस तरह से उन्होंने जो ब्रिटिशर्स के रूल्स से उनको ऑबिडेंट करने से, उनको मानने से इनकार कर दिया। और दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। What was the meaning of civil disobedience movement? Civil disobedience movement means सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि आराम से ब्रिटिशर्स के कानूनों को, ब्रिटिशर्स की बात को मानना बंद कर दो। दैट वाज सविनय अवज्ञा आंदोलन, नॉन सिविल डिसओबीडेंस। डिसओबीडेंस, ओबीडेंस नहीं करना हमने, उनकी बात को, उनके कानूनों को, उनके टैक्सेस को नहीं मानना। दैट वाज दिस मूवमेंट, ठीक है। अब मैं रिपीट कर रही हूँ सॉल्ट मार्च को, कि सॉल्ट मार्च गांधी जी ने स्टार्ट किया था बिकॉज सॉल्ट वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इवन नॉट ओनली ऑफ फॉर रिच बट ऑल्सो फॉर पुअर। इट इज़ द फूड, इट इज़ द पार्ट ऑफ एवरी वंस फूड, हर एक के फूड का पार्ट है, ठीक है। गांधी जी सेट द डिमांड्स, गिवन डिमांड्स टू इरविन, बट the demands was not fulfilled by the Irvin, that then Gandhi ji started this movement, ठीक है। Then for starting this, Gandhi ji marched with the 78 volunteers from Sabarmati ashram to Dandi. That's why it was known as Dandi march, ठीक है। 200 miles 10 miles a day उन्होंने कंप्लीट किया, तो 24 दिन में उन्होंने पूरी यात्रा की। Thousands came to hear महात्मा गांधी, लाखों लोगों ने महात्मा गांधी को सुना, ज्वाइन किया। Whenever he stopped and he told them what he meant by Swaraj, urged them to peacefully defeat the British. On 6 April reached Dandi, ceremonially violated the law manufacturing salt by boiling sea water. तो ये था सॉल्ट मार्च। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।